काजल सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है और काजल जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहती थी क्योंकि उसे आज बाजार जाना था। अरे बहू, धीरे धीरे काम कर ले, इतनी भी जल्दी क्या है? तुझे कहीं जाना थोड़ी है जो इतनी जल्दी जल्दी में काम कर रही है। कहीं ऐसा ना हो काम के चक्कर में हाथ पैर तोड़ दे तू। अरे माँ जी, मुझे बाजार जाना है। आपको बताया तो था कि घर का काम खत्म करके मैं जल्दी बाजार जाऊंगी और शाम तक घर वापस लौट आऊंगी। बाजार जाने का सोच भी मत बहू, बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो तू निकले और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाए। क्या बाहर बारिश का मौसम है? अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, क्या पता बारिश आए ही ना। इतना कहने के बाद काजल घर के कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ शकुंतला बरामदे में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी विमला का आना होता है। अरे शकुंतला, क्या बात है? आजकल तो तेरे दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। कहाँ रहती है तू आजकल? जब से बहू आई है तब से तो तू घर से निकलती ही नहीं है। घर में ही रहती हूँ, तुझे क्या ही दिक्कत है? बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता। और तू देख भी रही है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जब मर्जी बारिश तब आ जाती है। बारिश की वजह से तो मैं भी कहीं आना जाना नहीं कर रही हूँ। मुझे मेरी ननद से मिलने जाना था, उसकी सास की बहुत तबीयत खराब है ना। लेकिन देख, जैसे ही नंद के घर जाने का प्लान बनाती हूँ बारिश आ जाती है और फिर मेरा प्लान कैंसिल हो जाता है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस बारिश के मौसम से। हर 2-4 मिनट बाद बारिश आ जाती है। हाँ, ये भी तू ठीक कह रही है। अरे तेरी बहू को क्या हो गया? सुपरमैन की तरह काम कर रही है आज तो। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तो काम के मामले में वो आलसी है, लेकिन आज देख कैसे काम कर रही है फटाफट से। अरे इसे बाजार जाना होगा, मना किया है कि बाजार जाते ही बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कह रही है कि बाजार से कुछ सामान लाना है, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। विमला शकुंतला बात ही कर रहे होते हैं कि तभी काजल तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं 2 से 4 घंटे में घर वापस लौट के आऊंगी। जब तक आप चाय बनाकर पी लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अरे बहू, बाहर ना बारिश का मौसम बना हुआ है, तू बाहर जाएगी तो गीली हो जाएगी। किसी और दिन चली जाना। नहीं नहीं विमला काकी, मुझे 2-4 जरूरी सामान लेने हैं, इसलिए तो मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे जाना है तो जा। काजल जैसे ही गेट तक जाती है और अपना पहला कदम बाहर रखती है, वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि काजल अपने पैर पीछे करके अपना सर पीटते हुए खुद से कहती है, हे इंद्रदेव, बस भी करो, कितना बारिश करवाओगे? मुझे बाहर भी जाना है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं कैसे जाऊँगी बाजार? इतना कहकर काजल घर के अंदर चली जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। शकुंतला अपनी बहू का मुंह देखकर बाहर जाती है और बारिश देखकर वापस बरामदे में आती है और विमला से कहती है, मैंने कहा था ना, बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। अब उसका मुंह बन जाएगा, रात का खाना भी नहीं बनाएगी और घर में कलेश होगा। अरे भला इसमें घर वाले की क्या ही गलती है? बारिश का मौसम है, कभी भी आ जाती है। सच बताऊं तो तेरी बहू के अंदर दिमाग की कमी है। अरे बारिश के मौसम में घूमने फिरने जाता है क्या कोई? इसको समझा शकुंतला। काजल बहुत गुस्से में थी और वो रात का खाना नहीं बनाती और ना ही खाना खाती। शकुंतला को सब कुछ खुद ही करना पड़ता। जब गोपाल घर पर आता और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखता तो वो अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ता है, एक बारिश के कारण तुम घर में कलेश कर रही हो। अरे जबकि माँ ने तुम्हें कहा था कि मौसम सही नहीं है, कहीं बाहर आना जाना सही नहीं होगा, लेकिन तुमने माँ की बात नहीं मानी और अब कलेश कर रही हो। तुम्हें पता भी है, मैं सुबह से उठकर घर का काम कर रही हूँ। घर का काम करने के बाद इतनी मुश्किल से तैयार होकर जैसे ही मैं अपना पहला कदम बाहर रखती हूँ ना, जोरदार बारिश आ गई थी। अब बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा? यार तो इसमें माँ की या मेरी क्या गलती है? अरे बारिश क्या हमसे पूछ के होती है? बारिश क्या हमें ये कहती है कि तुम्हारी पत्नी के निकलते में हो जाऊं क्या? और हम उसे आज्ञा दे देते हैं, हाँ हो जाओ, तो हो जाती है। तुम तो मुझे कहीं घुमाने लेकर जाते नहीं हो और जैसे ही मैं घर से निकलूं, मेरी सौतन यानी बारिश आ जाती है और मेरे सर पे नाचने लगती है। तुम्हें समझाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सच में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ तुमसे। बारिश को लेकर ऐसा लॉजिक कौन लगाता है आज के जमाने में जो तुम लगा रही हो कि तुम्हारे आते ही बारिश हो जाती है? ये बच्चों वाली बातें करना बंद करो तुम पहले। गोपाल की बातें सुनकर काजल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब अगले दिन काजल फिर से घर का काम करके शांत मन से घर से बाहर ही निकली और जैसे ही वो बाहर निकलकर मोहल्ले से 2-4 कदम चलकर जाती है, तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। काजल को फिर से तेज गुस्सा आता है और वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आखिरकार मेरी बारिश से दुश्मनी ही क्या है? अरे मुझ पे रहम खा लिया होता इस बारिश ने।
अरे बहू, कहाँ से भाग कर आ रही है? कहीं तेरे पीछे कुत्ते तो नहीं लग गए? कहाँ गई थी, वो भी बिना बताए? कहीं नहीं गई थी माँ जी, लेकिन जैसे ही जाने के लिए 4 कदम मोहल्ले में बढ़ाए, वैसे ही मेरी सौतन आ गई। तेरी सौतन? अरे मेरे गोपाल ने दूसरी शादी कब कर ली जो तेरी सौतन आ गई? राम रे राम बहू, जरा संभल कर बोला कर, तेरी जुबान बहुत खराब होती जा रही है। और तू ये कैसी बातें कर रही है? जो आप सुन रही हैं वही कह रही हूँ माँ जी। मेरी सौतन यानी बारिश। जैसे ही घर से निकलती हूँ वैसे ही बारिश को पता चल जाता है। आज फिर मैं घर से बाहर निकली और उसने झमझमाझम बारिश कर दी। बहू, तू भी बहुत परेशान होती है बारिश के चक्कर में। क्या मंगवाना है तुझे गोपाल को बोल दे, वो लेता आएगा। सचमुच बारिश तो तेरा दुश्मन बन चुका है। लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सनस्क्रीन और भी बहुत सारी चीजें थी। वो आप लोग बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैं ही जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले मैं बाहर निकलती, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसने मेरे ऊपर मेहरबानी कर रखी है। अरे शकुंतला, तेरी बहू तो घर में है ना? उसके घर से निकलते ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे बहू, तू यही है? तुझे पता है मोहल्ले का पोल गिर गया है। आंधी इतनी तेज चली हुई कि उसकी वजह से पोल गिर चुका पूरा। अभी अभी उसी पोल के नीचे से मेरी बहू आई है। वो तो अच्छा हुआ मेरी बहू ने समय पर घर में एंट्री मार ली, वरना तो वो पोल मेरी बहू के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन इसे समझ ही कहाँ आता है। मैं कहती रहती हूँ कि ला मुझे बता कि क्या मंगवाना है, लेकिन ये अपने ही धुन में मगन रहती है। अरे बहू मान जा, तुझे जो भी मंगवाना है ऑर्डर कर ले या गोपाल से मंगवा ले, लेकिन बाहर तू मत निकल। ये तो सोच कि बारिश से तेरी दुश्मनी जरूर है, तभी तेरे निकलते ही बरसने लगती है। इतना कहने के बाद काजल को वाकई समझ आ जाता है कि उसके जाने से ही बारिश आने लगती है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। बारिश का मौसम था और बारिश कभी भी हो सकती थी और बादल उस पर बरस पड़ता था। लेकिन खासकर तब जब काजल घर से बाहर जाना चाहती थी और तभी बारिश हो जाती थी, जिस वजह से काजल ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। पल्लवी कॉलर वाला सूट पहनकर, हाफ जैकेट और पैंट पहने तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आती है तो देखती है उसका भाई खाना खाते हुए फोन चला रहा होता है। तभी उसकी माँ इसके लिए पराठे वहाँ लेकर आती है और जैसे ही वो प्लेट आगे करती है, उसकी माँ पराठे उसके भाई को परोस देती है। तभी वो कहती है, भाइयों बहनों, ये भेदभाव ठीक नहीं। किसी जरूरतमंद के हक का खाना किसी और को परोसने से मुझे बहुत आपत्ति है। इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। ये क्या नेताओं जैसी बातें कर रही है? कौन सा भेदभाव, कौन सा मुद्दा? अरे मम्मी, लगता है सुबह सुबह इसके अंदर का पॉलिटिशियन जाग गया है। एक बार सत्ता मेरे हाथों में आ जाए फिर तो ये नन्ही पॉलिटिशियन पहले अपना भला करेगी। अरे ओ मेरी नेता बहन, क्यों अपना तुच्छा सा भाषण सुनाकर हमारे कानों को कष्ट दे रही है? ले बैठ जा, तू ठूस ले पहले, तू कर ले पहले नाश्ता बस। जब से कॉलेज के इलेक्शन में खड़ी हुई है, एकदम नेता की तरह बातें करने लगी है। पता नहीं क्या खुजली हुई है, बिना सोचे समझे नाम लिखवा बैठी। मम्मी, अब जब पॉलिटिक्स पढ़ रही हूँ तो कॉलेज की पॉलिटिक्स से भला कैसे दूर रह सकती हूँ? और आप तो जानती हो ना, नेता हर कोई नहीं बन सकता। ये बात मुझे नहीं, अपने आप को समझा कि हर कोई मुंह उठाकर पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है। खासकर ये पॉलिटिशियन जैसे कपड़े और सस्ता सा भाषण देकर तो बिल्कुल नहीं। आप दोनों शांत हो जाइए और कहीं से भी बात उठाकर मुद्दा मत बनाइए, वरना मुद्दे से भटककर मैं मुक्का भी मार सकती हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन पल्लवी हिंसा का पूरा समर्थन करती है। इतना कहकर पल्लवी अपना झोला उठाए कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। जब से पल्लवी अपने कॉलेज इलेक्शन में उम्मीदवार बनी थी, तब से उसके अंदर का पॉलिटिशियन जाग उठा था, इसीलिए वो कपड़े भी वैसे ही पहना करती। उसकी इस नेतागिरी वाली नौटंकी उसके परिवार का सर दर्द कर रहा था। समय बीतता है और पॉलिटिशियन पल्लवी कॉलेज के इलेक्शन में हार जाती है, जिससे उसके परिवार वालों को लगता है कि अब शायद उसके अंदर का पॉलिटिशियन मर जाए। लेकिन होता कुछ उल्टा है। अब वो घर, कॉलेज के साथ साथ मोहल्ले में भी पॉलिटिशियन बन सब मुद्दे को सुना करती, जिसके कारण उसकी माँ उसकी शादी एक अच्छा सा रिश्ता देखकर साहिल नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देती है। एक सुबह नाश्ते के समय टेबल पर खाने को घूर घूर कर देखते हुए उसकी सास रत्ना कहती है, बहू, मैंने तो तुझे रात के चावल में तड़का लगाने को कहा था ना, तूने ये क्या सब कुछ ताजा ताजा परोस दिया? श्रीमती सासू माँ, आज से घर में पुराना बासी खाना बंद।
आज से नाश्ते में ताज़ा और नया खाना ही परोसा जाएगा, क्योंकि अब से घर में बासी खाना बंदी होने जा रही है। हाय दैया, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात पहले भी मैंने किसी तरह से सुनी है। माँ, इसने मोदी जी के नोटबंदी के भाषण को बासी खाना बंदी करके चेप दिया है। वो क्या है ना, साले साहब ने बताया था कि पल्लवी पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज के इलेक्शन में हार गई। तब से खाली पॉलिटिशियन की तरह भाषण देती है और मुद्दे सुनती है। हाय दैया, यानी घर में बहू नहीं, सस्ती पॉलिटिशियन बहू लाई हूँ। सासू माँ, सोच समझ कर बयान दे, वरना मैं आप पर भी मानहानि का दावा कर सकती हूँ। अरे चुप कर जा। और माँ आप छोड़ो ना, आप खाना भी खाते हैं, बैठो ना। साहिल के कहने पर रत्ना नाश्ता करने बैठ जाती है। समय बीतता है। एक रोज जब पल्लवी बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है तो अचानक उसे मोहल्ले में लड़ने की आवाज आती है। तभी वो पौधों को पानी देना छोड़ लड़ाई में कूद पड़ती है। आखिर यहाँ किस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी है? तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हारे गुर्दों में बड़ी खुजली हो रही है मुद्दा जानने की। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। हम सभी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि गली में झाड़ू लगाने वाली 1 महीने से नहीं आई, तो सफाई तो करनी होगी ना। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक झाड़ू वाली को रख लें। लेकिन अब झाड़ू वाली बिना पैसे के झाड़ू नहीं लगाएगी और पैसे इस मोहल्ले वालों की जेब से निकलेंगे नहीं। इतना छोटा सा मुद्दा, हाँ तो इसका ओड इवन करके हल निकाल लेते हैं ना। ओड इवन ये क्या है? अरे मेरे मोहल्ले की भोली जनता, मोहल्ले की सफाई के लिए झाड़ू वाले रखने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर मोहल्ले की सफाई की खुद जिम्मेदारी लेंगे। यानी हम सब झाड़ू उठाकर झुंड में मोहल्ला साफ करें। तभी पल्लवी साइड में पड़ी 2 ईंटों को एक साथ रखकर उन पर गली के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और अपनी कमर अब साड़ी का पल्लू बांधकर हाथ को माइक बनाकर कहती है, बहनों और भाइयों और मोहल्ले की बूढ़ियों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिनमें से पहले, तीसरे और 5वें दिन मेरे दाईं तरफ के घर की औरतें मोहल्ले की सफाई करेंगी और दूसरे, चौथे और छठे दिन बाईं तरफ के घर की औरतें मोहल्ले की सफाई करेंगी। तो बताइए मेरे मोहल्ले की भोली जनता, आप इस ओड इवन मोहल्ला सफाई के तरीके को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? अपनाएंगे। एक मिनट, ये तो समझ आ गया कि दिन के हिसाब से हम सफाई करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिशियन की तरह आइडिया देने से नहीं होता। तुम्हें भी हमारे साथ साफ सफाई करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं श्रीमती रत्ना देवी की बहू पल्लवी उर्फ पॉलिटिशियन पल्लवी मोहल्ले में इन 2 ईंटों पर खड़ी होकर वादा करती हूँ कि मैं भी आपका सहयोग करूँगी। हाँ तो बस, इस मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं, चर्चा नहीं होगी। धन्यवाद। इतना कहकर पल्लवी वहाँ से चली जाती है और घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी सास अपनी पॉलिटिशियन बहू की ये नौटंकी देखकर कहती है, बाहरी मेरी पॉलिटिशियन बहू केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले और मोदी जी के सफाई अभियान को मिक्स करके अच्छी मोहल्ला पॉलिटिशियन बन रही है। रत्ना की पॉलिटिशियन बहू वादा तो करती है, लेकिन हर पॉलिटिशियन की तरह वादा करके भूल जाती है। समय बीतता है। अब मोहल्ले वाली कभी भूल से भी किसी बात को लेकर पल्लवी के आगे नहीं लड़ा करती। एक शाम सभी मोहल्ले वालों की सोसाइटी ऑफिस में मीटिंग रखी जाती है, जहां सोसाइटी के नए सेक्रेटरी के चुनाव की बात सामने आती है। तो पल्लवी सबसे पहले बोल पड़ती है, मैं सोसाइटी सेक्रेटरी के लिए नामांकन दाखिल करना चाहूँगी। हे भगवान, मैं क्यों इसे यहाँ ले आई? बहू बहू बैठ जा आराम से। नहीं नहीं सासू माँ, जब मेरे अंदर गुण है तो उसे देखना पड़ेगा ना। अरे ओ रत्ना, अपनी पॉलिटिशियन बहू को शांत करवा। हमें काम करने वाली सेक्रेटरी चाहिए, भाषण देने वाली नहीं। अरे मैं वादा करती हूँ, मैं काम करूँगी। हाँ तो करना कब करेगी? ये भी थक गए, हम भी थक गए। पहले वाला तो किया नहीं अब तक। क्यों मोहल्लों वालों, याद है ना इस पल्लवी का वो ऑड इवन सफाई वाला वादा, जिसमें ये हमारे साथ साफ सफाई करवाने का वादा करके भूल गई है। सच में नेतागिरी का एक यही गुण है, रत्ना की बहू में वादा करके भूल जाना। बस बहू, अपना मजाक बनवा लिया हो तो स्टेज से नीचे आ जा कि अंडे टमाटर खा के ही मानेगी। तभी पल्लवी चुपचाप अपनी सास के पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। तभी रत्ना कहती है, बहू अब उदास क्यों हो रही है? अब मोहल्ले वालों ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अगर तू अपना वादा निभाती तो शायद लोग तुझे ही सेक्रेटरी बनाते। हाँ सासू माँ, अब मुझे समझ में आया कि मैं कॉलेज में भी क्यों नहीं जीत पाई। खैर, इन सब बातों को भूलने में ही भलाई है। हाँ वैसे भी
कुछ ना सही तो क्या हुआ, मेरे लिए तो तू मेरी पॉलिटिशियन बहू ही रहेगी। अच्छा तो चले सासू माँ। कहाँ? खाने में आज क्या बनाना है, ये मुद्दे पर चर्चा करने। ये सुनकर उसकी सास जोरों से हंस पड़ती है, जिसके बाद से पल्लवी अपनी गृहस्थी पर ध्यान देने लगती है और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दीपिका को हमेशा से सब्जियों में सबसे ज्यादा घिया पसंद था। जब तक वो हफ्ते में 3 दिन घिया न खा ले, मानो उसका मन ही नहीं भरता था। लेकिन उसके भाई सौरभ को घिया देखना तक पसंद नहीं था, खाना तो दूर की बात है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और जैसे ही दीपिका की माँ रजनी आलू के पराठों को दीपिका की थाली में रखती है, तभी वो कहती है, माँ आलू के पराठे बनाए हैं क्या? माँ आपको तो पता है मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आलू के पराठे बनाए हैं आपने। घिया का कुछ बना लिया करो माँ। ओ घिये की दुकान, बस कर, कितना घिया खाएगी तू? जब देखो घिया खाती रहती है। भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपको तो नहीं बोल रही हूँ ना, मैंने तो माँ को कहा है। अगर तुझे इतना ही घिया खाने का शौक है तो खुद जाकर बना ले। माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं मेरे लिए, हमेशा तेरी पसंद नहीं बनेगी घर में। भाई इतनी गर्मी में आलू के पराठे कौन खाता है, और ज्यादा पराठे मत खाया करो वरना मोटे हो जाओगे। इसीलिए कहती हूँ घिया खाओ, फिट रहोगे। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है, आलू के पराठे खा खा कर मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ और तू घिया खा खा कर फैलती जा रही है। कुछ दिनों में पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। माँ देखो भाई कैसे चिढ़ा रहे हैं, फिर भी मैं कुछ उल्टा बोल दूंगी तो आप कहोगी कि मुझ में तमीज नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं करती। बस करो तुम दोनों, भगवान जाने कब बचपना खत्म होगा तुम दोनों का। बड़े हो गए लेकिन हरकतें अभी भी वही बच्चों वाली ही है। माँ भाई को तो कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही चुप करवाती हो। बल्कि घिया के पराठे बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको इन आलू के पराठे को बनाने में लगेगा, लेकिन मेरी पसंद की तो किसी को कदर ही नहीं। ओ ड्रामेबाज, करी घिया खाया है, तेरा घिया खाने से मन नहीं उगता क्या? अच्छा सौरभ तू अपना मुंह बंद कर, तू अभी खा ले, रात में बना दूंगी तेरे लिए घिया। रहने दीजिए, नाश्ता देखकर ही मेरा मन भर गया। मैं बाहर जा रही हूँ घिये का जूस पीने। माय गॉड, ये लड़की तो गुस्से में भी घिया नहीं भूलती। भगवान जाने आगे इसका क्या होगा। हाँ हाँ, और आप मन में उल्टा सीधा बोल लो, मुझे सब पता है। मेरे बारे में ही सोच रहे होगे। आपकी पसंद का नाश्ता है, आप ही खाओ, मैं जा रही हूँ। दीपिका इतना कहकर बिना नाश्ता किए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सौरभ भी अपने ऑफिस के लिए निकलता है। कुछ समय बाद दीपिका की माँ उसके लिए घिया की सब्जी और रोटी लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे देती हुई कहती है, बेटा इतना जिद करना ठीक नहीं है, ये तेरा मायका है, यहाँ तो तेरी जिद चल जाती है लेकिन ससुराल में नहीं चलेगी। कोई तेरी पसंद का ख्याल जब ही रखेगा जब तू उनकी पसंद का ख्याल रखेगी। क्या माँ, अब इतना क्यों सुना रही हो? अभी मैं ससुराल थोड़ी ना जा रही हूँ, अभी मुझे मेरी पसंद का खा लेने दो। मैं सुना नहीं समझा रही हूँ। जैसे तुझे दूसरों की पसंद अच्छी नहीं लगती है, वैसे दूसरों को भी तेरी पसंद अच्छी नहीं लग सकती है। इसलिए हमेशा अपने पसंद के साथ साथ दूसरे लोगों की पसंद के बारे में भी सोचना चाहिए। हो गया आपका, अब मैं खा लूं या फिर आपको और कहना है? अरे इतने काम है घर के, वो कर लो ना। दीपिका इतना कहकर बिना अपनी माँ की बात को समझे आराम से खाने लगती है और रजनी चुपचाप कमरे से निकल जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। दीपिका की शादी एक रुपेश नाम के लड़के से होती है और वो अपने ससुराल आती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दीपिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए घिया का हलवा बनाकर लाती है, जिसे देखते ही उसकी सास कामिनी कहती है, बहू तूने ये क्या बनाया है? माँ जी, मैंने अपनी पहली रसोई में घिये का हलवा बनाया है। घिये का हलवा? लेकिन हमारे घर में। बहुत अच्छा किया बहू तूने। क्या हुआ माँ, आपने दीपिका को बताने क्यों नहीं दिया कि हमारे घर में किसी को भी घिया पसंद नहीं बिल्कुल भी? बेटा अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए और आज उसने पहली बार कुछ बनाया है हमारे लिए। ऐसे मना करने से उसे बुरा लगेगा ना। लेकिन माँ मैं घिया नहीं खाने वाला, प्लीज मुझे मत फंसाओ। अब बना है तो खाना तो पड़ेगा ही, वरना उसको बुरा लगेगा। क्या बात है, आप लोग बहुत देर से आपस में बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को घिया से कोई प्रॉब्लम है या खाना पसंद नहीं है? हाँ मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलती ही रहोगी या दोगी भी खाने के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। दीपिका इतना कहकर सबको खाने के लिए घी का हलवा देती है। उस टाइम वो लोग उसका मन रखने के लिए खा लेते हैं
लेकिन आए दिन घिया की सब्जी देख देख कर वो लोग थक चुके थे। तभी एक दिन शाम के समय सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दीपिका सबके लिए घिया के पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखते ही रुपेश कहता है, ये तुम क्या लाई हो दीपिका? जल्दी दो, बहुत भूख लगी है यार। लीजिए ना रुपेश जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से घिया के पकौड़े बनाए हैं। बहू फिर से घिया बना लिया? अरे जब से आई है तब से बस घिया ही खिलाई जा रही है, उसकी अलग अलग चीजें बना बना कर। मतलब आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपको घिया पसंद नहीं है क्या? उनको ही नहीं बल्कि मुझे भी नहीं पसंद है। हम तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए खा लेते हैं, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप लोगों को भी घिया पसंद है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए नहीं बताया, लेकिन तुम तो घिया के पीछे ऐसे पड़ी रहती हो जैसे हमेशा चोर के पीछे पुलिस। उसे देखकर ही बीमार वाली फीलिंग आती है। हाँ बहू, अब हमसे और घिया नहीं खाया जाएगा, इसलिए अब तो ये घिया बनाना छोड़ दे, हमारे घर में कोई नहीं खाता। सभी लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और दीपिका वहीं सोफे पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है, यार मैं क्या करूँ? कितनी बुरी किस्मत है मेरी। ना मेरे मायके वालों को मेरा घिया खाना पसंद था, ना मेरे ससुराल वालों को। मायके में तो चलो एक टाइम को गुस्सा भी कर दिया करती थी, लेकिन ससुराल वालों को क्या कहूँ? यार मैं घिया खाना नहीं छोड़ सकती। दीपिका इतना कहकर YouTube से घिया की अच्छी अच्छी डिशेस सीखकर बनाना शुरू करती है, जिसे खाकर पता ही नहीं लगता था कि वो सब घिया की है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सभी लोग रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी दीपिका सबके लिए घी के कोफ्ते लेकर आती है, जिसे देखते ही रुपेश कहता है, यार कोफ्ते, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। इतने दिन दाल और बोरिंग सब्जी खाकर बोर हो गया था, जल्दी दो। हाँ बहू, आज बड़ा मन कर रहा था कोफ्ते खाने का। लेकिन ये कोफ्ते तो क्या तुम बहुत बात करती हो? जल्दी दो, भूख लगी है। लेकिन ये तो घिया के हैं। बोलूंगी तो सुनाएंगी, ऐसे ही दे देती हूँ। देखती हूँ इनको पता चलता है या नहीं, या फिर ऐसे ही खा लेती है। दीपिका इतना कहकर सबको अपने घिया वाले कोफ्ते परोस देती है, जिसे खाने के बाद सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं और उस कोफ्ते की सब्जी को रोज बनाने की फरमाइश भी करते हैं, जिस पर दीपिका हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, आप लोग घिया की सब्जी या हलवा नहीं खा सकते, लेकिन कोफ्ते खा सकते हैं। क्या घिया के कोफ्ते थे? मैं नहीं मान सकता। सच बता बहू, सच में ये घिया के कोफ्ते थे? हाँ माँ जी, बल्कि यही नहीं, इससे पहले भी जो चीजें आपने खाई हैं, उसमें मैंने घिया मिक्स किया था, जो कि मैंने YouTube से बनाना सीखा था, क्योंकि मुझे घिया चाहिए था और आपको स्वाद चाहिए था, तो मैंने दोनों चीजों को मिला के बना दिया। क्या बात है दीपिका, आखिर में तुमने अपनी बात मनवा ही ली। अपने साथ साथ हमें भी घिया खाना सिखा ही दिया। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम बोरिंग घिया खा रहे हैं। सच में बहू, मजा आ गया आज तो। अब जब तू चाहे घिया बना सकती है। दीपिका घिया की अच्छी और स्वादिष्ट डिशेस बनाकर सीखकर अपने साथ साथ ससुराल वालों को भी घिया खाना सिखा देती है, जिसके बाद फिर कभी वो लोग घिया या घिया से बनी चीजों को खाने की मना नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।